नमस्कार दोस्तों। आज एक हम स्टॉक को लेकर के कुछ नई स्टडी नहीं करेंगे। हमने कुछ पुरानी कंपनी पे स्टडी किया था, उसकी बात आज लेके आएंगे। और वो हमने किया था 5 मई को हमने अपलोड किया था। हम 6 मई का डेटा को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंपनी का नाम था नावा। और इस पे एक हमारे व्यूअर्स ने कहा कि आप एक बार स्टडी करके देखिए। मैंने इस पे रिव्यू कर रहा हूँ। और रिव्यू क्रम के आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। जब मैंने स्टडी किया होगा उसको आई बटन में आपके पास दे शेयर भी कर दूंगा। अब हुआ क्या, मैंने 5 या 6 मई को इस पर स्टडी किया था। उस टाइम पे इसकी प्राइस करीब 521 के आसपास की ट्रेड हो रही थी। नियरली वहाँ से लगातार स्टॉक में आज की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब हायर टू हायर 1348 रुपये तक की प्राइस पे गई थी। लोअर की बात करें तो लोअर की तो उन्होंने बात किया नहीं, क्योंकि लोअर में हमारे पास इस तरह के कभी लेवल देखने को मिला नहीं जो 521 से नीचे गया हो। यदि गया भी है तो 1-2 रुपये का आसपास गया होगा लोअर में। लेकिन यदि आज के टाइम की बात करें तो ये 1250 के आसपास की ट्रेडिंग करती नजर आई। आखिर इन तीनों की कंपेयर करके देखें तो हमारे सामने निकल के आती है जो करीब करीब 158% की उछाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आई। ऐसे ही यहाँ से लेकर के और यहाँ को हमने कंपेयर किया तो नियरली कह सकते हैं 140% के आसपास की उछाल आई। दोस्तों, तो चलिए आज इस स्टॉक के लिए हम रिव्यू पार्ट्स समझने का प्रयास करेंगे। स्टॉक के लिए हम आपके सामने वो डेटा भी लेके आते जब हमने स्टडी किया था, अपने चैनल पे किया था। और नावा लिमिटेड को हमने कंप्लीट स्टडी किया था। फॉर द टाइम फ्रेम इज आप देखेंगे जो करीब करीब 4 महीने पहले की बात है। और 4 महीने से स्टॉक में देखने को क्या मिला। मई से सोचिए, मई से लेकर के जून जुलाई अगस्त सितंबर में एक 550 550 का स्टॉक लंबी उछाल के साथ कारोबार करना चालू किया। तो चलिए दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट लर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने निकल के आते रहे। चलिए जानते हैं रिव्यू पार्ट्स में नावा को लेकर के क्या क्या था। अब देखिए, नावा को लेकर के हमारे सामने ये निकल के आती है जो यदि हम इसकी कुछ डेटा की तरफ देखें, उस टाइम पर शायद इसका डेटा नहीं आया था। अब डेटा में देखा गया कि कंपनी कहती है जो हम टोटल रेवेन्यू के पार्ट्स में वाई के अकॉर्डिंग कंपनी मुझे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है ना, मुझे लगता है कि अच्छा तो और कुछ होना चाहिए था। सर, यदि वाई का डेटा देता है तो क्यू और क्यू को डेटा देने में कौन से हिचकिचाहट होती है, ये मुझे समझ नहीं आता। एक पेज उसका भी लगा दें कि उससे निवेशक को एक और भी क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं कि इनमें क्या हुआ, 17% की उछाल आती है रिवेन्यू के अंदर। इबिटा में करीब कहते हैं कि जो उछाल थी वहाँ पे गिरावट आती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहते हैं कि 35% के आसपास की उछाल देखने को। ऐसे डोमेस्टिक्स को लेकर कहती है और कंपनी को लेकर कंसोलिडेटेड डेटा की बात करती है, जहाँ पे इनके क्या क्या काम था वो भी हम चर्चा करेंगे। कंपनी को लेकर के सेगमेंट वाइज देखेंगे कंपनी का कामकाज क्या है। तो कंपनी में देखने को मिला कि एक सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस था, उसमें फेरो एरोज बनाती है, इंडियन एनर्जी ऑपरेशंस का कामकाज है, जाम्बिया में कामकाज है, और झम्बिया में इनका माइनिंग का भी कामकाज करती है। देखिए वहाँ पे कंपनी क्या कहती है, वाई के डेटा बेसिस हमारे सामने प्रेजेंट कर देती है। क्यू और क्यू को डेटा देता तो थोड़ा सा देता तो सर और अट्रैक्टिव हो सकता था, लेकिन ऐसा शायद नहीं दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम अपनी तरफ से समझने का प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या मार्केट की पोटेंशियल्स है, और क्या क्या करना चाहती है जो इसका स्टॉक में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो उछाल आई थी उसके प्रति हम समझने के प्रयास करते हैं। चलिए हम चलते हैं मार्केट की तरफ और मार्केट क्या आंकड़ा देती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो फिलहाल साढ़े साढ़े 1200 के आसपास। अब आती है वाई और क्यू का हम कंपेयर एक बार नज़र डालें तो हमारे सामने वही डेटा दिखेगा वहाँ पे हमने जो डेटा देखा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंडिंग व्यू भी दिखेगा। इसीलिए हम गूगल फाइनेंस को रिफरेंस के तौर पे लेते हैं। देखिए क्यू में क्या हुआ, क्यू में कैसे जंप करती है, चाहे पिछले डेटा की बात करें या पिछले पिछले डेटा की बात करें, चाहे वो वाई का डेटा हो या क्यू का। दोनों में उछाल आई तो कहती है हाँ। यहाँ तो डेटा उन्होंने केवल एक ही का दिया, वाई भी क्या कहते हैं 17% से लेकर के रिस्पेक्टिवली 17% तक की नेट प्रॉफिट मार्जिन में इन देखने को मिला है। कंपेरिजन विद द कब से, जून 24 का जून 23 का डेटा से। ऐसे ईयर और ईयर बेसिस का भी हम चेक कर लें। हम वैसे कंपेयर करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इसको ओवरऑल पूरे के पूरे कंपेयर करके देखें
हमारे सामने ये भी निकल के आती है कि यहाँ से लेकर के जो सेल्स का पार्ट था वो, और एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट में सामने ये निकल के आती है कि 8% तो उछाल थी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गिरावट के साथ यहाँ पे गिरावट दर्ज करती है। किसके अकॉर्डिंग? केवल और केवल इसके अकॉर्डिंग दर्ज करती है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास सामने क्या दिखती है? एक उछाल सी बनती नजर आती है। जहाँ हमने चार्ट का आंकड़ा करते हुए देखा था, स्टॉक ने एक लंबी ऊंचाइयों तक टच किया, और यहाँ भी ये भी देखने को बड़ी लंबी वॉल्यूम भी आई थी मार्केट। चलिए और पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने का प्रयास करते हैं रिविजन पार्ट्स में। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो बुक वैल्यू 476, इंटरेस्ट वैल्यू से थोड़ा सा तगड़ा है, और मार्केट में जो भीड़ बाकी कंपनियों में है वो यहाँ अभी भी भीड़ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए स्टॉक का पी कहता है 18 के आसपास, इसके अकॉर्डिंग कहता है करीब 27 के आसपास। मतलब यहाँ से 50% की जंप होना है, और यहाँ से 50 जंप होगी तो शायद कहाँ जाएगा? नियरली 1800 से 200 2000 के आसपास जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके लिए क्या करेंगे हम? दोबारा क्या कर रहे हैं उसको एनालिसिस की पार्ट की तरफ चलते हैं। या ईपीएस के बारे में देखा जाए तो हमने कहा कि 71 के आसपास ईपीएस आता है, जिसमें डेट टू इक्विटी भी 0.06 के आसपास। करंट रेशो का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सभी पार्टों को लेकर के हमारे पास एक ही चीज़ का फॉर्मूला काम करती है, जिसका नाम है R2R। हम हमेशा रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखते हैं, और एक बात और है जिसको नाम हमने रखा है FTTT, FT2 कह सकते हैं, FT2। अब ऐसा क्यों कहते हैं पता है? एक है हम कहते हैं रिकंसिलेशन, रिस्क टू रिकंसिलेशन को लेकर के, दूसरा कहते हैं फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की बात। चलिए कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी 1972 में बनी थी, और इंडियन फेरो एरोस को लेकर के मैन्युफैक्चर नावा भारत इस जो कंपनी है जो इंडिया में है वो मल्टीनेशनल्स कंपनी है, ऑपरेटिंग इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका जैसे जगहों पे इनका कामकाज देखने को मिलता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक को लेकर के हो, या पर पावर को लेकर के हो, या फिर माइनिंग को लेकर के, या फिर उनका कारोबार फेरो एरोई के लेकर क्यों ना हो। यहाँ पे कंपनी की तरफ देखा जाए आरओई कहती है करीब 16%, आरओई कहती है 17% से ज़्यादा का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके चलते हैं, जहाँ पे हम राइट की बात, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है। चलिए मार्केट कैप भी करीब 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास टच करने की उम्मीद लेके चल रहा है। चलिए थोड़ा सा हम पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उस पर जहाँ पे देखने को मिला कि वेबसाइट्स के ऊपर देखिए नावा की बात करें तो इनका ये डेटा निकल के आता है, जहाँ पे आप कंपनी क्या करती है, मेटल्स को लेकर के, एनर्जी को लेकर के हो, या फिर माइनिंग को लेकर के, एग्री बिजनेस का भी कामकाज है, इमर्जिंग बिजनेस को लेकर के कंपनी कहती है, और ये सारे के सारे क्या कहती है, डेटा निकल के आती है। या फिर यहाँ कहती है हेल्थ एजुकेशन लाइवलीहुड द अदर प्रोग्राम, इनका CSR के अंदर शायद कामकाज करती होगी, जो यहाँ पे नज़र आती है। और अभी की ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो अभी भी इन्होंने कहा कि हमारे 45 रुपये के आसपास की स्टॉक मॉनिटर की बात उन्होंने वेबसाइट्स पे ही मेंशन करके दिया है। इनके बिजनेस के वेबसाइट की तरफ, वेबसाइट के ऊपर जो बिजनेस है उसके बारे में हम देखें तो हमारे सामने ये निकल के आती है तो कंपनी का अलग अलग तरह का कारोबार था, जहाँ पे चाहे वो मेटल्स का हो, एनर्जी का हो, माइनिंग्स का हो, सारे कारोबार से जो पैसे आते हैं उसको भी हम सेगमेंट वाइज देखेंगे, आखिर किस सेगमेंट से कितना पैसा निकल के आता है जी। हम देखिए क्वार्टरली रिजल्ट हमने वहाँ तो देखा था, अब यहाँ पे ट्रेंडिंग की बात देखने का दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रेंडिंग लगातार इंक्रीबल, जबकि प्रॉफिट साइड लगातार इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसको टॉप नहीं कह सकते क्योंकि इस लास्ट को इससे पहले भी कंपनी ने टॉप ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड ले चुका है, अभी इसको सेकेंड ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड मिल सकता है कंपेयरिंग विद द प्रीवियस रिटर्न। ये क्या कहती है इसको लेकर के, इसके लिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। फिर आती है ईयरली बेसिस को लेकर, उसके बारे में यदि देखा जाए तो ट्रेंडिंग व्यू यही कहती है कि इनका जो सेल्स रिवेन्यू था वो लगातार क्या कर रही है, लगातार इंक्रीज करती, कहती बिल्कुल इंक्रीज करती। कहाँ पे कंपनी के पास 1,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हुआ करता था, वो आजकल 4,000 को टच करती नजर आती है। कब से? 2010-11 साल के दौरान में, जहाँ प्रॉफिट 171 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो करीब 1300 करोड़ को टच करने वाली है। ये इनके लिए टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता नजर आता है फॉर द ईयर 2024 में। 2025 लगता है कि इससे भी ज़्यादा ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर निकल के आते, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर के डेटा बेसिस था ग्रोइंग्स के अंदर निकल के आती। लेकिन जो EPS की पार्टी थी उसमें थोड़ा सा डाउन शेड देखने को मिला कंपेरिजन विद द कब का, मार्च के डेटा।
क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पार्ट को शायद डिक्लाइन किया गया, और यहाँ पे ये भी देखा गया कि अरे हम ऑपरेटिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे लगातार इंक्रीज थी, लेकिन यहाँ पे आकर के हमारे सामने निकल के आती है कि 1256 करोड़ था या 1359 करोड़ के बेसिस पे भी ईपीएस का पार्ट थोड़ा सा कम किया था। मतलब शेयर कुछ इशू किया था कंपनी ने, ऐसा पार्ट था क्या। चलिए उसको भी हमने ट्रेंडिंग व्यू दिया, मतलब यहाँ भी कंपनी का क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाती नजर आती है एज पर द फंडामेंटल ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पे R2R के लिए हमें चाहिए बैलेंस शीट, क्योंकि FT2 का भी और बैलेंस शीट का पार्ट को हम क्या करेंगे, आपस में रिकन्सिलेशन करते हैं। तो हमारे सामने निकल के आती है कंपनी का कोई शेयर्स नया इशू किया नहीं था, लेकिन क्या था, लायबिलिटी को उन्होंने लगातार ख़त्म किया, लगातार इनका जो फिक्स एसेट्स पार्ट से लगातार बढ़ा है, और ये पार्ट्स इनकी लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है। जहाँ पे उधार की बात करें कंपनी को लेकर के, तो उधार की बात भी करीब करीब 1700 करोड़ से का ज़्यादा कहती है। तो मतलब यहाँ पे एक हमारी नज़र में चिंता की बात है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन रिस्क फैक्टर कितने दिन के लिए, कौन सा है, कितना दिन के लिए, तो यहाँ पे कहते हैं रिस्क फैक्टर ये बहुत ज़्यादा कहता है। ये इनका क्या कहती है, ये इनकी वीकली को, इनकी वीक को शो करता है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये यहाँ पे वीक है। क्यों, क्योंकि एक तो इनके जो पैसे हैं वो पैसे आते हैं करीब करीब 160 दिन में, 6 महीने के अंदर, ठीक है। और जो पैसे हैं करीब 1700 करोड़ के आसपास का, उसके अकॉर्डिंग देखा है तो हमारे पास प्रॉफिट जो कंपनी का दिखा है वो कितना दिखा है, 1256, जबकि 1700 करोड़ से ज़्यादा का क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कहती है, सॉरी डेटर्स कहती है। इस डेटर्स के रेसिस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इसमें इसका एक रिस्क फैक्टर बनते हैं जिसको कहते हैं वीक पॉइंट। ये हमने समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं समझने को लेकर के आखिर बैलेंस शीट फिगर में इनका पास हुआ क्या। बैलेंस शीट फिगर में क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपेयर करके देखा तो हमारे सामने ये निकल के आती है, जो इनका कुछ पीरियड में तो इनकी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन 2024 में इनकी बैलेंस शीट में कुछ पोजीशन को गड़बड़ करता नजर आया, जहाँ पे इनकी फिक्स एसेट्स भी टूटती नजर आई, और जितना इनका फिक्स एसेट टूटा उसके कई गुणों की, उनके 5 टाइम्स के हिसाब से क्या टूटा, लायबिलिटी टूटी। तो ये इनका क्या कहता है, ये निगेटिव होने के बाद भी स्ट्रांगनेस को शो करता है, ये इनका ये दर्शाता है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ देखें तो कंपनी को लेकर के हमारे सामने कुछ सेगमेंट वाइज डिटेल हम लेने का प्रयास करते हैं, ताकि सेगमेंट वाइज में कंपनी किस बिजनेस से कितना पैसा कमाता है इसे, वो हमारे सामने निकल के आती है कि कंपनी का जो सेगमेंट वाइज इनकम था उसमें 24 जून तक का डेटा जो आया था, उसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा तो कंपनी का जो कारोबार है ना वो है पावर से लेकर। आखिर यदि पावर का कंपनी है तो इनका क्या किससे कंपेयर करना चाहिए, शायद कंपेयर करने के लिए टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, अदानी पावर है, एनटीपीसी, इन सभी कंपनियों से शायद कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए तो फोरे को लेकर के अनएलोकेटेड फंड भी थोड़ा सा इनके पार्ट है। तो ये कुछ का आंकड़ा कहता है जहाँ पे सबसे अच्छी कारोबार कहाँ से करती है, इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर से करती है, तो पावर सेक्टर के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। आइए यदि हम पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें तो कंपनी के बारे में हमारे पास सामने निकल के आती है, तो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी को तक, तो सेल्स में लगातार ग्रोइंग है, सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ग्रोइंग है, स्टॉक प्राइस लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर, जो कि एक लगातार क्या कर रही है, इन तीनों के बेसिस पे स्टॉक की प्राइस जो है ना वो लगातार ऊंचाइयों को छूती नजर आती है। इसके अलावा की बात करें तो निवेशक यहाँ कंपनी में करीब करीब 50,000 के आसपास निवेशक हैं, इसमें एफआई अच्छी खासी, डीआई की कोई तादाद नहीं है, पब्लिक की अच्छी खासी तादाद है, और कुछ बल्क टेल भी देखने को मिला, जो कि 25 अगस्त 2022 के बाद ऐसा कोई देखने को नज़र नहीं आई है। आखिर इनकी लेकर के कहती है कि नव डेवलपर्स लिमिटेड इनकी मेन होल्डिंग्स जो कंपनी है वो है। इसके अलावा की बात एफआई के आसपास तादाद है, डीआई में कुछ नहीं है। तो अब पब्लिक के बाद देखा जाए तो पब्लिक में कुछ तो शायद इनके प्रमोटर्स हो सकते हैं या उनके रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ मोनिशाज लोधा ये शायद बड़े निवेशक तो हैं या नहीं है, ये तो एक देखने वाली बात होगी क्या बड़ी निवेशक के तौर पे करते हैं। इनके पास कुछ ही कंपनी उन्होंने अपनी फंड को रखा हुआ नजर आता है, जबकि एक और पार्टी है जिसका नाम हम बात करें तो उनके बारे में देखा है तो ये भी करीब करीब 3-4 कंपनी अपनी फंड रखे हुए हैं, 2-3% 2% 3% के आसपास करें तो एक बड़े शायद निवेशक है जहाँ पे 22% 30% के आसपास की उन्होंने होल्डिंग को होल्ड रखा हुआ है। करीब 50,000 के आसपास की भीड़ खड़ी हो रखी है मार्केट में, और भीड़ में थोड़ा सा कम ही देखने को मिला कंपेरिजन होता पिछले क्वार्टर, लेकिन सितंबर का डेटा कुछ और कहेगा, वो जब डाटा आएगा तो हम समझेंगे। सेंटिमेंटल के बारे में कुछ ऐसा अपडेट नहीं था कंपनी को लेकर के,
लेकिन कुछ पार्ट को और समझना जरूरी है। क्या पीयर्स में इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो कहते हैं पीयर्स में इसको 3M इंफ्रा, नावा, ग्रेसर्स कॉर्प और वेलमर्स लॉरिस, मुझे लगता है कि इससे कंपेयर करना कितना ठीक है, क्योंकि इनका सेगमेंट वाइज क्या कहता है। इनका सेगमेंट वाइज तो हमने देखा कि ये सेगमेंट वाइज में सबसे ज़्यादा यदि पैसा अर्न करते हैं वो है पावर सेक्टर। इसीलिए यदि पावर सेक्टर की कंपनियों से देखा जाए, और ये कंपनी मान लेते हैं मैं इसको, इस सारी कंपनी पावर सेक्टर में कामकाज करती नहीं करती है। तो पावर सेक्टर के यदि हम किसी कंपनी को देखा जाए में जो पी निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे तो शायद लगता है कि अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पोटेंशियल करीब करीब 50% के आसपास था, जो कि हमने कहा कि 1800 से 2000 के आसपास की टच कर सकती है आने वाली सिचुएशन देखते हुए। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से कोई ना किसी स्टॉक को लेकर ट्रेडर्स हैं, ना किसी स्टॉक को लेकर एडवाइजरी की काम करते हैं, ओनली एज ए मार्केट लर्नर। और हमारी लर्निंग्स में कुछ अच्छी बात निकल के आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें और ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमें आप प्रमोट भी कर सकते हैं। चलिए हम जानने के प्रयास में थे इस कंपनी को लेकर के, जिसपे हमारे एक व्यूअर्स ने इच्छा जाहिर की थी, सर आप एक बार बना के देखिए। तो मैंने इस पर एक बार हमने बना के देखा है, और इसमें लगातार हमने पहले ही बनाया था, जो कि हमारे आई बटन में हम लिंक दे देंगे, जहाँ पे हमने करीब करीब कहा था कि स्टॉक में लगातार जो है ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर पाई जाती है चीज़ों को। यहाँ पे हमने ये चीज़ को देखा एज ऑन टाइम फ्रेम। यदि हम मार्केट के दो कंडीशन को समझें तो हमारे सामने निकल के आएगी। पहला तो हम ये देखें जो मार्केट में इन्होंने ग्रो लेवल क्या किया। पिछले 6 महीने में 154% की उछाल आई थी, पिछले एक साल में 184%, और पिछले 5 सालों में करीब 1200-1300% के आसपास उछाल थी। अब इसको यदि एक चीज़ देखा जाए या इसको और पिछले मैक्सिमम 10 सालों में करीब 54,000% की उछाल आई थी। और इसी के ऑर्डिनरी सेगमेंट वाइज देखे जाए हमारे सामने ये भी निकल के आती है, तो कंपनी क्या डिविडेंड की पार्ट देती है, कुछ बोनस की पार्ट देती है, या हमारे सामने बीएससी कुछ अच्छा फीचर्स लेके आते हैं, इसलिए हम बीएससी को अक्सर रेफर करते हैं। कई दफ़ा तो हम एनएससी का कुछ डेटा भी लेते हैं। कंपनी लगातार डिविडेंड का पार्ट भी देती है, 4-4 रुपये का डिविडेंड दिया था इस पार्ट में। देखा जाए तो इस साल में कंपनी ने 2024 के दौरान में करीब करीब 8 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड की बात करें, इंटरम डिविडेंड की बात करें। अब सवाल आता है क्या ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो स्टैंडअलोन डेटा था उसमें क्या थी उछाल देखने को मिली थी, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की ही बात क्यों ना करें। एनालिसिस पार्ट हमारे सामने निकल के आती है कि 10 साल में करीब 1000% के आसपास उछाल थी, लेकिन जो गूगल फाइनेंस करता है वो कुछ और सारा देता नज़र आता है कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे सामने कुछ, इसलिए कई बार कुछ चीज़ों को हम वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। या मैक्सिमम टाइम की बात करते करीब 54,000% की उछाल की बात कर रही है, और 54,000% की उछाल की कब से बात कर रही है, ये देखने को मिला कि 2698 से लेके आज कामकाज देखने को मिला है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग कहती है कि 10 सालों का डेटा में करीब 1000% के आसपास उछाल आई थी, और इसको बीएससी यूटिलिटीज़ के अंदर रखा गया है, वहाँ भी अच्छी खासी उछाल थी, लेकिन कंपेरिजिंग विद द इस स्टॉक की कंपेरिजन देखा जाए तो सर उतनी बड़ी उछाल देखने को नज़र नहीं आती है। अब समझने के प्रयास करते हैं गोल्डन रूल के साथ। देखिए मार्केट में एफडी के अंदर या किसी भी सेक्टर में हम पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क फ्री होता है, लेकिन रिटर्न नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे देखा जाए 2 साल में 500%, एक साल में करीब इतना 100-200% के आसपास उछाल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर के साथ ग्रो का अच्छा खासा अंदाजा मिलता है। अब आते हैं इसकी एक गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल इसके दोस्तों देख गोल्डन रूल हमारे सामने ये निकल के आती है। फिलहाल की बात करें तो हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसलिए लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए अभी मैं ब्रेकआउट किया नहीं है, ब्रेकआउट करने की उम्मीद पे चल रहा है यहाँ पे। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लिया अभी तो उनको प्राइस मिला नहीं, पोर्टफोलियो में नज़र आई होगी जो गिरावट है। तो दो तरह की टर्म होती है मार्केट के अंदर। गोल्डन रूल ये कहता है कि एक तो आप टर्म को देखिए, एक अपनी ग्रो को देखिए कि टर्म और ग्रो को आपस में मर्ज करने के बाद यदि नियर अबाउट द सेम के आसपास जाती है आपकी ग्रो लेवल तो उसको कट मारिए। और दूसरी तरफ यदि आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, जहाँ पे अपने रिस्क को आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करके चल सकते हैं। ये कुछ आंकड़ा होता है, इसलिए मार्केट में इन तीनों फैक्टर को समझना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये ऐसा है हमने ऐसा किया और हमारे पास पोजिशन नहीं है। का टर्म एज वेल एज द ग्रो दोनों की आपको कंबाइन करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी मार्केट की एक सस्टेनेबिलिटी आप बना सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी में
कामकाज किया जा सकता है। ये हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने बड़ी बड़ी अपनी या एनर्जी को लेकर कंपनी ने कहा है, बाकी सारे एनर्जी मेटल्स को लेकर कहा है, मैट्रिक्स कहा है, सारे कारोबार की बात उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी कहा है, करीब 44-45 पेज पे जानने की प्रयासरत थे। और दोस्तों किसी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं था, कोई एडवाइजरी नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। मिलते हैं अगले लर्निंग के साथ, जहाँ पे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ हम ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।